जैसा कि पता है हम लोग पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी में हम लोगों ने सीखा था कि मांग, ठीक है, यानी डिमांड, आपूर्ति यानी कि सप्लाई, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, उसके बाद एक्सचेंज यानी कि विनिमय, उसके बाद आफ्टर ऑल दैट कि एक्सचेंज के बाद कंजम्पशन यानी आत्मसंतुष्टि के जैसे बोलते थे, यानी संतुष्टि को लेके बात की गई जिसे कंजम्पशन कहा गया। उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट को लेके बात किया गया था, पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व को लेके बात किया गया, जिसमें लोक आय, लोक व्यय, लोक ऋण की बात हुई थी। उसके बाद आपको पता है कि अर्थशास्त्र का मतलब भी हम लोगों ने सीखा था। अर्थशास्त्र होता क्या है? तो अर्थ का मतलब हमने बताया था कि धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी ऐसा शास्त्र जिसमें धन का अध्ययन करना सिखाया जाए उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। क्यों करें धन का अध्ययन? क्या जरूरी है धन का अध्ययन करना? यस, धन का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे पास धन रहेगा और अगर हम उसका प्रबंधन ना कर पाए सही से, यानी उसका मैनेजमेंट सही से ना कर पाए, तो हम जरूर क्या होंगे? दुखी होंगे। यानी आपको पता है सुख और दुख कुछ नहीं होता है। सुख और दुख सिर्फ क्या है? हमारी इच्छाओं की अगर पूर्ति हो गई तो सुख की अनुभूति होती है, और अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो दुख की क्या होती है? अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा था अर्थशास्त्र को एनालिसिस हम लोगों ने किया था। आज हम लोग वैसे ही बात है, बट इकोनॉमी को देखते हैं हम लोग। कैसे कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स भी अगर देखा जाए तो ये किससे मिलकर बनता है? तो इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो इकोनॉमिक्स अगर दिया जाए तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है इकोनॉमी। अब ये ग्रीक शब्द है तो आपको पहले से पता है, या हम आपको बताते कि अगर कोई लेटर आता है ग्रीक लेटर या फिर बात आता है लैटिन लेटर, तो आपको ये बात होना चाहिए कि सर्वप्रथम या ज्यादा सब लोग पढ़े लिखे कहाँ के थे? तो वो इटली यानी रोम के ही लोग थे। वहां के लोग सर्वप्रथम पढ़े लिखे माने जाते हैं इतिहास के अनुसार, और वहीं के ही लोग का शिक्षा काफी तगड़ी थी प्रारंभ में। तो इसी वजह से जितने भी आप देखेंगे सिंबल यूज करते देखेंगे, वो या तो ग्रीक रहेगा या तो लैटिन रहेगा। तो जो ग्रीक था वहां का जो भाषा थी वो ग्रीक हो गया। जो रोम यानी इधर के समय इटली के समय रोम के पास वहां का जो भाषा थी वो लैटिन थी। तो आपको पता है कि अक्सर देखेंगे यहीं के लोग पढ़े लिखे सर्वप्रथम माने जाते थे और यहीं के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। इस वजह से जितने भी सिंबल दिए जाते हैं वो या तो ग्रीक भाषा में दिए जाएंगे या फिर लैटिन भाषा में दिए जाएंगे। तो ऐसा ही इकोनॉमी भी क्या है? एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। और ये आइकोनॉमिया से मिलकर बना है। अगर इसको देखा जाए आइकोनॉमिया की बात करें, किससे मिलकर बनता? आइकोनॉमिया। अब आइकोनॉमिया से अगर ये मिलकर बना है तो इसमें आइकोनॉमिया का मतलब, आइको का मतलब हो गया आइकोस, ठीक, आइकोस, और नोमोस का इंग्लिश में आइकोस और ये नोमोस। तो आइकोस और नामोस। तो आइकोस का मतलब होता है घरेलू यानी डोमेस्टिक, और नोमोस का मतलब होता है, आइकोस का मतलब हो गया घरेलू और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो यानी कि इकोनॉमी ग्रीक शब्द है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी आता है जो ग्रीक शब्द है, और इसको आइकोनॉमिया भी कहते हैं। आइकोनॉमिया आइकोस और नोमोस से मिलकर बना। आइकोस का मतलब होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू, नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि घरेलू प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया जाएगा। यानी जो हमारे धन है, जो हमारे डोमेस्टिक लेवल के धन है, घरेलू धन है, तो आपको पता है हर देश की क्या होती? इकोनॉमी होती है। हर कंट्री की अपनी क्या होती? इकोनॉमी होती है। वो क्या करती है? अपने धन का सही से प्रबंधन करना, ये कहलाएगा अर्थशास्त्र।
तो यानी अगर कोई देश इकोनॉमिक्स या कोई देश के लोग इकोनॉमिक्स ना पढ़े तो क्या वो देश चल सकता सही से? कतई नहीं। देश क्या घर ही नहीं चल सकता है किसी का अगर वो इकोनॉमिक्स को सही से ध्यान ना दे। अगर इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता है अगर किसी पर्सन की इकोनॉमी खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो वो पता है आपको, वो तो सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकता, वो जाहिर सी बात है दुख की ही अनुभूति में फंसा रहेगा। इसीलिए अपनी इकोनॉमी को हमेशा क्या रखना होता है? अच्छा रखना होता है। और अपनी इकोनॉमी तभी अच्छी रख सकते हैं जब हमारी शिक्षा यानी इकोनॉमिक्स यानी जो धन है वही हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण है तो धन का सही से प्रबंधन करना भी आना चाहिए। तो आपने देखा कि धन के प्रबंधन से ही क्या कर सकता है कोई भी देश, क्या कर सकता है अपने जो वित्त यानी कि वित्तीय समस्या है यानी कि धन का प्रबंधन है और जो धन का समस्या है उसको खत्म किया जा सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसमें इसको भी समझ लिया हम लोगों ने। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टर्म है, आखिर क्या जरूरत पड़ी, आधुनिक इतिहास कैसे बना, कौन लोग थे जो इसको बनाए, तो आपको बता दिया जाए कि इतिहास में या कुल मिला के जो पुराना समय था हमारा, तो इतिहास में आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ाया गया होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चला था? 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, और 2 सितंबर 1945 को क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद आधुनिक का आर्थिक महत्व चालू हुआ, यानी आधुनिक का आर्थिक इतिहास आया। इसमें हुआ क्या कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ यानी 1945 के बाद, 2 सितंबर 1945 के बाद कौन सा युद्ध चालू हो गया? शीत युद्ध चालू हो गया। कैसा युद्ध चालू हो गया? शीत युद्ध चालू हो गया। अब शीत युद्ध जब चालू हो गया तो उसमें क्या हुआ? ये युद्ध नहीं था, लेकिन ये ऐसा युद्ध था जिसने क्या की पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया। समझ में आया कि ये शीत युद्ध जो हुआ वो पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग में बट गया? एक तरफ अगर बात करें एक सेक्टर में कौन कौन सी कंट्री थी, तो अमेरिका, उसके बाद इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, स्पेन। तो ये ऐसी कंट्री थी, इनको आने वाले वीडियो में हम लोग जब अच्छे से डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, तो उसमें हम स्पेस को लेके दिखाएंगे, मैपिंग के जरिए भी इनको सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जगह कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी चीजें थी। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसके बाद शीत युद्ध छिड़ गया, जिससे पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। एक तरफ कौन कौन सी कंट्री थी? अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, स्पेन। ये सारी की सारी कंट्रियां लोकतांत्रिक थी। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, यानी जहां पर जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता द्वारा सरकार, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक। ठीक, इसमें क्या था कि लेकिन यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है? ओपन इकोनॉमी क्या होता है? जहां पर क्या होता है, लोगों को छूट दी जाती है व्यापार करने की, यानी आप जम के व्यापार करिए, बस आप टैक्स भर दिया करिए, लेकिन आपकी इच्छा है जो चाहे जिस चीज का चाहे प्रोडक्शन करें, जैसा भी चाहिए, यानी लोगों को क्या दी गई? छूट दी गई। यानी खुली अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जहां पर आपको डिपेंड करता है क्या उगाना चाहते हैं, क्या फसल करना चाहते हैं, किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। इससे क्या हुआ कि शेयर बाजार में पैसा लगाने की छूट थी। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पर क्या करनी? व्यापार करने की खुली छूट हो, शेयर में पैसा लगाने की छूट हो शेयर बाजार में। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, जिसके बदौलत क्या हुआ? काफी बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, क्योंकि जब लोगों को बोला गया आप स्वतंत्र हैं, जैसा भी चाहे वैसा प्रोडक्शन बिजनेस करें, तो आपको क्या हो गया? लोगों ने अपने ज्यादा लाभांश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या किया? निर्माण किया, और इससे नए नए अनुसंधान बने, जैसे विश्वविद्यालय बना, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी बना,
बैंकिंग सेक्टर बना, इंजीनियरिंग उद्योग बना, और ये सभी दूसरे देशों के साथ क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। यानी खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहां जहां से इनके व्यापार के रास्ते सुगम हो रहे थे, उन उन जगहों से व्यापार कर सकते थे। तो आपने देखा क्या हुआ कि एक तरफ खुली अर्थव्यवस्था चल रही है जहां अमेरिका जैसे कंट्री में, और एक तरफ क्या होता है, जो कंट्रियां होती हैं जैसे चीन, म्यांमार, पूर्वी जर्मनी, समाजवाद की अर्थनीति अपनाई हुई थी। अब समाजवाद कैसा अर्थनीति होता है, जहां सरकार के भरोसे ही सब रहते हैं, यानी सरकार ही अपने हाथ में सारी बागडोर ली होती है, यानी गवर्नमेंट ही क्या करती है, सारी बागडोर ली होती है, और वो जो भी वहां पे रहेगा उसका जो निर्धारण करेगा कि जैसे तुम्हें क्या उगाना है, क्या काटना है, कितना तुम्हें लाभ कमाना है, कितना तुम कमा सकते हो, ये सब का निर्धारण कौन करता है, सरकार करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अधिकांश उद्योग कैसे थे, सरकार के कड़ा नियंत्रण के अंदर थे। यानी जितने भी उद्योग वगैरह आप वहां पे लगाते वो सरकार के अधीन थे, और उनपे बहुत ही कड़े क्या थे, नियंत्रण थे। उद्योग से होने वाले लाभ पर सरकार का ही अधिकार होता था। तो बताइए कौन ऐसा पर्सन होगा जब उसको कोई भी कंपनी क्यों खड़ा करेगा। भाई जाहिर सी बात है, कंपनी की जो भी, अगर कंपनी आप खड़ी करते हो, आप इंडियन इकोनॉमी में सीखोगे तो आपको हम बताएंगे, तो उसमें दिखाएंगे कि रेड टैक्सिज्म एक समय आता है, लेकिन वो तो भी बहुत दूर है। अभी तो बेसिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, खुली अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद समाजवाद की अर्थनीति, ये सब क्या है हम लोग इनको सीखेंगे। 3 क्षेत्र होंगे, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन अभी केवल ये देखने की कोशिश करें कैसे आधुनिक इतिहास हमारा आर्थिक क्षेत्र में बटा। तो इसमें क्या था, कोई भी पर्सन नहीं अपनी कंपनी खड़ा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जितना भी होगा वो सरकार के नियंत्रण में रहेगा। इतने कड़े रूल हैं, इतने कड़े नियम हैं, और लाभांश का सारा अधिकार ज्यादातर किसका था, सरकार का था। इसलिए कोई आगे भी नहीं आता था बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ी करने के लिए। ये देश दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ कम व्यापार करते थे, ज्यादा व्यापार। अब जब कंपटीशन ही नहीं था, इनमें कंपटीशन यानी प्रतियोगिता बहुत ही कम थी, क्योंकि सारा नियंत्रण किसके अंदर था, सरकार के, गवर्नमेंट के अंतर्गत। और आपको पता है गवर्नमेंट ऐसा नहीं था कि फ्लेक्सिबल थी, गवर्नमेंट ने काफी सख्ती से नियम बना रखे थे। तो इसी वजह से यहाँ पे व्यापार कम होता था दूसरे देशों के साथ। इस नीति के कारण उद्योग भी अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं होता था। जब सब सारी चीजें सरकार की है, तो जब सरकार ही नियम बना रही है, तो जाहिर सी बात कंपटीशन काहेगा। अरे जब सरकार खुली छूट दे देती, लोग आपस में क्या करते हैं, अपनी अपनी कंपनियां खड़ी करते, पूंजीपति, उद्योगपति ये सब होते, तो वो लोग आपस में क्या करते कि हमारा उद्योग ज्यादा अच्छा चले, इसके लिए वो ज्यादा अच्छी चीजें उगाते, प्रोडक्शन करते, तो दूसरा वाला भी अच्छा करता ताकि उसका अच्छा चले। तो इससे आपस में क्या बढ़ती है, प्रतियोगिता बढ़ती है, और जिससे क्या होता है, लोगों को अच्छी चीजें मिलने लगती हैं उस प्रतियोगिता के चलते। आम लोगों को भी लाभ कमाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। यानी समाजवादी व्यवस्था में क्या देखा गया, जो आम लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनको भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था। इन देशों में आर्थिक विकास बहुत कम हुआ। तो आपने क्या देखा, जब शीत युद्ध हुआ तो 2 भागों में जब देश बटा, पूरा विश्व 2 भागों में बटा। एक तरफ जहां वो लोग थे जो खुली अर्थव्यवस्था को अपना रहे थे, जहां को लोगों को छूट थी, खुली छूट थी कि आप खूब जमकर मेहनत करिए, जमकर पैसा कमाइए, और जितना हमारा टैक्स होता है वो पे कर दीजिए। और आपस में प्रतियोगिता इतनी टफ हो गई, इतना कंपटीशन बढ़ गया कि उद्योग, बड़े बड़े उद्योग धंधे आए, बड़े बड़े अनुसंधान बने, विश्वविद्यालय, बैंकिंग की सुविधा, ये सब, इंजीनियरिंग उद्योग, ये सब बहुत तरक्की किया, और ये देश बहुत ही क्या हो गए, आगे निकल गए। और वहीं दूसरी तरफ समाजवाद की जो आर्थिक नीति अपना रखी थी, वो लोग क्या हो गए, थोड़ा सा पिछड़ गए। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकार का नियंत्रण था, बड़े बड़े उद्योग धंधे आ नहीं पाए, सभी चीजें उसमें हुई। और उसी में देखिए जर्मनी का ही एक हिस्सा था, जिसमें पश्चिमी वाली जर्मनी ने क्या किया था कि इधर गया था, खुली अर्थव्यवस्था का अपना नीति अपनाई थी, और उस जर्मनी का
पूर्वी भाग उसने क्या किया था, समाजवादी नीति अपनाई थी। तो जो पश्चिमी जर्मनी था वो तरक्की कर गया और पूर्वी जर्मनी क्या कर गया, वो थोड़ा सा पिछड़ गया। तो ऐसे कर करके अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है, 3 अक्टूबर 1990 को, तो 3 अक्टूबर 1990 का दिन आता है जिसमें पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी आपस में मर्ज हो गए। तो 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जब आपस में मर्ज हो गए तो इसको कहा गया संयुक्त जर्मनी। क्या कहा गया, संयुक्त जर्मनी। अब संयुक्त जर्मनी ने पश्चिमी जर्मनी की तरह क्या कर लिया, खुली अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र अपनाया, क्योंकि संयुक्त जर्मनी मतलब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो जो पश्चिमी जर्मनी था वो तो खुली अर्थव्यवस्था अपनाया था, वो तरक्की के आगे रास्ते में अग्रसर था, और जो पूर्वी जर्मनी था वो थोड़ा पिछड़ा हुआ था। तो जब आपस में मिल गए 3 अक्टूबर 1990 को, 3 अक्टूबर 1990 को, तब क्या हुआ कि दोनों क्या बन गए, संयुक्त जर्मनी। और फिर संयुक्त जर्मनी भी पश्चिमी जर्मनी की तरह खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया और लोकतंत्र भी अपनाया। इसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। अब देखा कि जब ये जर्मनी लोग, जो जर्मनी खुली अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई थी, वो भी खुली अर्थव्यवस्था को अपनाते ही वो भी तरक्की के रास्ते पे अग्रसर हो गई। तो इस प्रकार से जो सोवियत संघ था उसमें क्या आ गया, विखंडन हो गया। और उससे क्या हो गया, सोवियत संघ 15 देशों में, रूस सहित 15 देशों में बट गया। तो अब देखिए, तो रूस ने समाजवाद को छोड़कर खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो अब इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, हालांकि चीन ने भी समाजवाद को पूरी तरह तो नहीं छोड़ा, लेकिन 1970 के अंत तक उदार नीतियों को अपनाया और अगले 3 वर्षों में बहुत उन्नति की। यानी 1970 तक चीन ने भी क्या किया था, समाजवाद को पूरी तरह अपनाया हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह तो नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, 1970 में थोड़ी सी उदार का मतलब थोड़ी सी खुला दिया, छूट दिया थोड़ा लोगों को। और इससे क्या हुआ कि जब उदारपन दिया, ढिलवाही की, मतलब जो सख्त नियम बना रखे थे उसमें थोड़ी छूट दी, तो लोगों ने क्या किया, उसमें आगे बढ़े, अपने कंपटीशन हुआ लोगों में, उद्योग धंधे विकसित हुए, और इस प्रकार से वो 3 वर्षों में बहुत ही उन्नति को प्राप्त करता है। ऐसा ही कुछ वाकया होता है 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1993 में। उसमें क्या होता है, चेकोस्लोवाकिया भी समाजवाद देश था, चेकोस्लोवाकिया भी समाजवाद देश था। वो क्या हो जाता है, वो भी, उसका भी विखंडन हो जाता है और उससे चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया बनते हैं। यानी चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया ही था जो 2 भागों में बट जाता है 1 जनवरी 1993 में। तो आपने देखा कि कैसे कैसे कि आधुनिक इतिहास आगे बढ़ा आर्थिक क्षेत्र में। तो एक हिसाब से सेकंड पार्ट के वीडियो में हमने ये जाना कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये कैसा शब्द है, ये ग्रीक शब्द है। आइकोस और आइकोस से मिलकर बना, आइकोस था, उसके बाद आपको पता है नोमोस था। आइकोस का मतलब था डोमेस्टिक यानी घरेलू, और नोमोस का मतलब था यानी कि मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो आपको पता है कि अगर किसी की भी इकोनॉमी गड़बड़ हो जाए, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाए, तो जाहिर सी बात है उसे दुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो कंजम्पशन नहीं कर पाता है। अब आप ही है, अगर पिज्जा खाने का मन कर रहा है और आपको पता है ये पिज्जा कैसे मिलेगा, अगर मैं एक्सचेंज करूंगा, क्या एक्सचेंज कर सकता हूं, अभी वो ऑफर दे दे कि 2 ईंटें लेके आओ, एक पिज्जा ले जाओ, तो देखिए कितने लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि ईंटे के बदले क्या मिल रहा है हमको, पिज्जा मिल रहा है। बट क्या ऐसा होगा, सबको पता है नहीं होगा। इसके लिए हमें मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमें धन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमारे पास वही धन हुआ, हम धन देके बहुत ही आसानी से उस वस्तु को पा लेते हैं और इससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। और जब यही संतुष्टि नहीं मिलती है तो इसी को हम कहते हैं दुख कहते हैं। इसीलिए कहा गया है इच्छाओं को बस में रखिए, डिजायर इज द रूट ऑफ सॉरो, यानी अगर हम अपनी इच्छाओं को अपने बस में कर ले तो हम दुखों से वंचित हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए
आपको क्या करना है, अपने दुखों को नियंत्रित करने के लिए अर्थशास्त्र को पढ़ना होगा, अपनी इच्छाओं को क्या करना होगा, रोकना होगा, नहीं तो आप दुखों के सैलाब में भी क्या होंगे, बह जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सोवियत संघ का विखंडन कैसे होता है, कैसे खुली अर्थव्यवस्था को अपनाकर लोगों ने बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़े कर दिए, और कैसे वो समाजवाद के चक्कर में पड़कर सरकार के कड़े नियंत्रण के अंदर में रह के वो पिछड़ते चले गए, और फिर उन्होंने भी अंत में क्या करके खुली अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं और समाजवाद की व्यवस्था को अपनाते हैं। तो आगे चल के अभी देखेंगे जो समाजवाद और खुली अर्थव्यवस्था को अपनाएगा, दोनों को अपनाएगा, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज हम लोगों ने ये देखने की कोशिश किया कि विश्व कैसे दो भागों में बट गया आधुनिक आर्थिक स्थिति को लेके। तो आपने देखा विश्व दो भागों में बटा, एक तरफ खुली अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले लोग थे, तो दूसरी तरफ समाजवाद की नीति को अपनाने वाले लोग थे। किसका आपको पता है बोलबाला हुआ, कौन ज्यादा सुख की अनुभूति करेगा, तो जाहिर सी बात जिसने तरक्की ज्यादा की वो ज्यादा सुख की अनुभूति करेगा। और फिर इधर के भी लोग, कुछ लोग गांव में विखंडन हुआ, छूट छूट के फिर से वो लोग भी अपने आप को प्रतियोगिता में लेके आते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। दैट्स ऑल।